is मोनिका अग्रवाल और जैसा आपको पता है हम कर रहे हैं नीट क्रैश कोर्स फॉर 2021। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नया चैप्टर दैट इज थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री। तो इस चैप्टर में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट का सेक्शन। हीट के सेक्शन में मैं बेसिकली 4 चैप्टर्स आपके डिवाइड करूंगी। किसी किसी में 3 चैप्टर्स होते हैं, किसी में 4 चैप्टर्स होते हैं। तो बेसिकली वी विल डिवाइड द हीट सेक्शन इनटू 4 पार्ट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका पहला पार्ट। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से आराम से समझेंगे। हीट के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे मार्क्स होल्ड करते हैं। लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 6 क्वेश्चंस इस हीट सेक्शन से आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितना मैं आपको कराती हूँ अगर आप उतना करते हैं तो आई कैन अश्योर यू आपके वो 5 से 6 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। बट कोई भी इतनी एज एन इजीली मैं बोल रही हूँ, बट ऑब्वियसली मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो एक ही बार में देखना है। उसके बाद इसके नोट्स रेडी करने हैं। नोट्स में जो मैं लिखती हूँ वही आपको लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। और उसका आपको बस रिवीजन करना है। रिपीटेशन इज द इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस। मतलब अगर आप कोई भी चीज आज कर रहे हो उसको कल वापस रिवाइज करो, परसों वापस रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो। रिवीजन अगर आप करते हो, मतलब बार बार रिपीट करते रहते हो एक चीज, तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। तो अगर आप जो भी फॉर्मूलाज अभी तक हमारे हो गए हैं, जितने भी चैप्टर्स, मुझे पता है आप लोगों ने वीडियो सब देख लिए होंगे। नहीं देखे तो बिल्कुल भी लेट मत करिए। रोज एक वीडियो आप देख ही सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। कोई बड़ा टॉपिक है उसको मैंने 2 घंटा 10 मिनट ऐसा लगा है। अदरवाइज आई मेक श्योर के चैप्टर्स 1 से 1.5 घंटे के बीच में हो जाए, ताकि कम टाइम है अपने पास तो आपका जल्दी से जल्दी रिविजन हो जाए और मैक्सिमम चीजों का, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है हीट। हीट इज व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके थ्रू ही, हीट के थ्रू हमको पता चलता है कि कोई चीज गर्म है कि ठंडी। बेसिकली हम कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं हमको फील आती है ना, वी गेट द सेंसेशन। तो बेसिकली क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होती है, तो उसमें से एक फॉर्म है हीट एनर्जी, ठीक है। उसका यूनिट जो है बेटा या तो जूल होगा या तो कैलोरी में होगा। कन्वर्जन भी हम आगे जाके सीखने वाले हैं। टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये बेसिक चीजें हैं एकदम, मुझे बताने की इंस्टेंट जरूरत भी नहीं है, बट हम हर चीज लिख रहे थे, इसको कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर हमको बताता है वो कितना गर्म या कितना ठंडा है, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यूनिट क्या होगा बेटा, इसका यूनिट केल्विन होगा या तो फिर डिग्री सेल्सियस होगा। ये SI यूनिट की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं, बट फिलहाल हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर आपको क्या बताता है, बेसिकली क्या होता है ना, हर एक मॉलिक्यूल हर किसी टेम्परेचर पे अपनी जगह पे ही रहकर ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं। तो जिनकी वजह से सारे अगर मॉलिक्यूल्स की अपन एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाले, वो ही हमको टेम्परेचर देता है। बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है बेटा, अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं या उससे हीट निकालते हैं, तो अगर हम हीट करेंगे तो वो जोर जोर से वाइब्रेशन करेंगे। अगर वाइब्रेशन बढ़ेगा और यही वाइब्रेशंस जो हो रहा है वही उसकी जो टोटल एनर्जी है, जो एवरेज एनर्जी है, वही हमको टेम्परेचर देता है। So basically if you are heating, what you are doing, you are increasing the kinetic energy of the molecules। और kinetic energy अगर बढ़ गई तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर राइज हो गया। अगर हमने किसी बॉडी से हीट निकालनी है, मतलब हमने उसके मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशन उसको स्लो कर दिया है, तो बेसिकली टेम्परेचर भी फॉल हो जाता है। तो टेम्परेचर आपको क्या देता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बेटा 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का एक और नाम है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट को आप बोल सकते हो लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर फिक्स्ड पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। या तो फिर आप मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इसका नाम है। ये वो टेम्परेचर होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट, यानी आइस जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगती है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करें उस टाइम पे अगर आइस मेल्ट होने लगी, तो कौन से पॉइंट पे मेल्ट होती है, कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये भी आपको आता ही होगा। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। कौन से टेम्परेचर पे अपना वाटर जो है वो बॉइल करना स्टार्ट करता है, जिस टेम्परेचर, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर प्रेशर स्टैंडर्ड ही है, उसको हम बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, या इसका एक और नाम आप देख सकते हो, स्टीम पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट एक ही चीज है। उसी तरह से इसके नाम कितने हैं, इसके भी 3 नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, या तो फिर इसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एक ही चीज है।
अभी कैसा होता है बेटा, अभी जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के हम थर्मामीटर्स की यूज करते हैं। तो थर्मामीटर्स के कुछ स्केल्स होते हैं, कुछ फिक्स पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया ये हो गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी फिक्स कर दिया, और ये बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अलग अलग स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग डिफाइन है। जैसे पहले सेल्सियस स्केल की बात करेंगे तो उसमें LFP 0 डिग्री सेल्सियस है और अपर फिक्स पॉइंट 100 है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हुआ बेटा, 100। ये आपको पता होगा, ये आप स्कूल में भी पढ़ते थे। उसके बाद नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट, डिग्री F इसका सिंबल है। इसका लोअर फिक्स पॉइंट मतलब जो अपन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसका जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बीच में टोटल 180 पार्ट्स है। उसके बाद नेक्स्ट इज केल्विन स्केल, इसका सिंबल K है। इसका लोअर फिक्स पॉइंट इज 273.15 एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 373.15, और इसमें भी टोटल 100 पार्ट्स है। उसके बाद नेक्स्ट इज रैंकाइन, इसका सिंबल डिग्री RA, इसका लोअर फिक्स पॉइंट इज 460, अपर फिक्स पॉइंट इज 672 एंड द इक्वल पार्ट्स, यानी सबट्रैक्ट कर देने का तो आपको डिविजन्स मिल जाएंगे, इज 212। आगे बढ़ते हैं रूमर, इसका डिग्री R, इसका 0 डिग्री R, 80 डिग्री R, और इसमें इक्वल पार्ट्स है 80। तो ये आपको याद करनी है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 स्केल है, दैट इज सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो बेटा सेल्सियस स्केल के जो डिविजन्स हैं और केल्विन स्केल के जो डिवीजन है वो बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली इसका 0 डिग्री, इसका 273.15 को अप्रोक्सीमेटली 273 ही लेते हैं, और ये 100 को 373 ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 100 है, इसमें 100 है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ये तो बेसिक था, इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं। यहाँ से आपको सिर्फ ये वाले सेक्शन से ये पूरा टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। बेसिकली जैसे मैंने आपको पूछा बेटा 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में कितना होगा, या फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, या रैंकिन में कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका फॉर्मूला है बेटा टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। जरूरी नहीं है फिक्स भी हो, आप अपनी मर्जी की भी कोई स्केल बना सकते हो, और उसमें आप पूछ सकते हो कि बताओ अगर 30 डिग्री सेल्सियस स्केल में 30 डिग्री होता है तो हमारी जो नई ही स्केल है उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन उसके लिए आपको 2 चीज पता होनी चाहिए, एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 30 डिग्री सेल्सियस हम पूछ रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल में क्या उसकी वैल्यू होगी। तो कैसे करना है बेटा, तो मैंने लिखा 30 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है बेटा सेल्सियस स्केल का 0 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट इज 100, अगेन लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 इज इक्वल टू। कौन सी स्केल में आपको पूछ रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं फ़ारेनहाइट में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं X लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता ना, या तो T लिख दो, जो भी आपको लिखना, चलो T लिख देते हैं, T माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 32 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट दैट इज 212 माइनस 32। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस T की वैल्यू मिल जाएगी। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे कोई भी स्केल हो जिसका लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट आपको पता है तो आप कहीं भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर्स काफी टाइप के होते हैं, बट मैंने फिलहाल 3 ही लिखे हैं, इससे ज्यादा भी टाइप के होते हैं। बेसिकली हमको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर्स यूज करते हैं, बट थर्मामीटर्स कैसे वर्क करते हैं बेटा, अगर टेम्परेचर के चेंज होने से किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है, जैसे बेसिकली आप लिक्विड थर्मामीटर्स में देखोगे तो लेंथ में फर्क आता है, प्रेशर थर्मामीटर्स होते हैं, वॉल्यूम थर्मामीटर्स होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के हमारे पास थर्मामीटर्स हैं। और रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स होते हैं। बेसिकली देखो वही लिखा है, पहला है लिक्विड थर्मामीटर, नेक्स्ट इज गैस थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर्स में 2 टाइप होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। कांस्टेंट प्रेशर, एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो अगर अपन टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो किस में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो उस वॉल्यूम के चेंज को हम नोट करते हैं और उसके हिसाब से हम टेम्परेचर बताते हैं। क्या बोल रहे हो, मैं समझ ही नहीं आ रहा बेटा, रुक जाओ, यहाँ पे मैंने आपको वही केस बताऊंगी, एकदम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा टाइम पेशेंस रखो। नेक्स्ट इज कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर्स। कांस्टेंट वॉल्यूम में नाम से समझ में आ रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर में चेंज आएगा। तो पहला कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर में किसका वेरिएशन होता है, वॉल्यूम का। दूसरा वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में प्रेशर के वेरिएशन को नोट करते हैं।
उसके बाद रेजिस्टेंस थर्मामीटर में टेम्परेचर से रेजिस्टेंस में चेंज आता है, उसको नोट किया जाता है। अब देखो अपन थोड़ा सा समझते हैं। इफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे कोई भी एक एग्जांपल समझो, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे सपोज उसकी वैल्यू x0 है। अगर वो लिक्विड थर्मामीटर है तो बेसिकली हम लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर है तो हम वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वो प्रेशर हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे सपोज ये वैल्यू है, ठीक है, x0। 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वैल्यू चेंज होकर x 100 हो जाती है। तो t डिग्री सेल्सियस पे कितना x होगा, तो उल्टा पूछते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको लेंथ पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको मतलब मैं लिक्विड थर्मोमीटर की लेंथ की बात कर रही हूँ बेटा। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको लेंथ पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या लेंथ होगी वो भी पता है। लेकिन अगर आपकी लेंथ कुछ अलग ही है, कुछ x वैल्यू है, तो वो टाइम पे टेम्परेचर क्या है वो आपको पूछा जाएगा, तो आप कैसे करोगे। तो बेटा इसका फॉर्मूला है T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100, T माइनस 0 लिख देते हैं, अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू T, यहाँ पे x है, माइनस x0 अपॉन x 100 माइनस x0। अभी आपको t निकालना है, तो यहाँ से 100 ये साइड चला जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस x0 अपॉन x 100 माइनस x0। कितना इजी है। अभी अपन को ये x0 पता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी है वो भी वैल्यू हमको पता है। लेकिन अभी इस टाइम पे जो टेम्परेचर है उसकी वजह से जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू x है, तो टेम्परेचर कितना होगा वो निकालना है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0 केल्विन, 273 केल्विन एंड T केल्विन आर 0, XTR एंड X। यानी 0 केल्विन पे वो जो वैल्यू है उसको हमने 0 मान लिया। 273 केल्विन पे वो जो वैल्यू है, लिक्विड थर्मामीटर की भी हो सकती है, प्रेशर थर्मामीटर की भी हो सकती है, वॉल्यूम टू जूल, उसकी वैल्यू XTR है, और T केल्विन पे उसकी वैल्यू X है। जैसे देखो समझो बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखने का तरीका बेसिकली वही है, T माइनस 0 अपॉन 273 माइनस 0 इज X माइनस 0 ही हो जाएगा, अपॉन XTR माइनस 0। तो बेसिकली यहाँ से मुझे T का फॉर्मूला मिल रहा है बेटा, X बाई XTR इंटू 273। तो आपको इजीली टेम्परेचर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि सपोज 0 केल्विन पे वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 0 है, 273 केल्विन पे उसकी वैल्यू XTR है, और T केल्विन पे उसकी वैल्यू X है। तो आपको ये T निकालना है, आपको ये तीनों चीज पता होती है, सारी चीजें पता है, सिर्फ T निकालना होता है। तो बस सब्स्टिट्यूट करना है, X आपको दिया गया होगा, XTR दिया गया होगा, इंटू 273 कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा फिलहाल टेम्परेचर कितना है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है बेटा, आप दोनों के दोनों फॉर्मूलाज याद रखें। इस तरह से हम किसी भी चीज का टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं करूँ अभी आगे बढ़ते हो बेटा। अभी जस्ट इसके पहले हमने किया उसका मैंने एग्जाम्पल रखा है ताकि हमको समझ में आए, बिकॉज मुझे पता था काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। अब सुनना बेटा क्या हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे सपोज जो वैल्यू है लेंथ की 50 सेंटीमीटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वही वैल्यू 90 सेंटीमीटर हो गई। जब हमारी लेंथ 60 सेंटीमीटर है वो टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा ये सवाल है। तो अभी क्या करना है मैंने आपको बताया है, T माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज T टाइम पे कितनी वैल्यू है 60, 0 पे कितनी है 50, अपॉन 100 पे कितनी वैल्यू है 90 माइनस 0 पे कितनी है 50। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 60 माइनस 50 इज 10 एंड 90 माइनस 50 इज 40। ये 0 0 कट कर देंगे तो मुझे T की वैल्यू आ रही है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना इजी था। तो आपको ये बता दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 सेंटीमीटर लेंथ है, 100 डिग्री पे 90 सेंटीमीटर है, T डिग्री सेल्सियस पे लेंथ 60 सेंटीमीटर, तो वो T निकालना है। तो हमको आंसर आ गया 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। हम तीनों के एक्सपेंशंस पढ़ने वाले हैं। तीन जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड का। आप सबको पता है सॉलिड का शेप एक डेफिनाइट होता है, फिक्स्ड होता है। तो बेसिकली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऐसे वाइब्रेट करे ना, तो वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें एक्सपेंशन आता है। ये जो एक्सपेंशन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड इज एरियल एक्सपेंशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस। जैसे जब हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे तो इसकी लेंथ काफी लंबी होगी कंपेयर टू द अदर डायमेंशंस। मींस अगर एक डायमेंशन बाकी दो डायमेंशन से बहुत बड़ा है तब हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। अगर एक डायमेंशन बहुत छोटा है कंपेयर टू द अदर टू, मतलब दो डायमेंशंस बड़े हैं बट एक डायमेंशन छोटा है, जैसे पेपर हो गया, अपने पेपर की आप देखोगे लेंथ और ब्रेथ काफी अच्छी होती है बट थिकनेस बहुत कम होता है, तो उस केस में हम एरियल एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं। ये किस केस में? वायर्स के केस में, ठीक है। एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब तीनों डायमेंशंस बड़े हैं, कोई भी छोटा नहीं है, तो उस केस में हम वॉल्यूम एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं। अब बेटा क्या बोला है, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ L0 है, हमने इसको हीट किया T डिग्री सेल्सियस तक, तो इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई और अभी इसकी लेंथ हो गई L। सो क्या इसका फॉर्मूला है, क्या है वो अपन देखते हैं। सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं। हियर L इज इक्वल्स टू L0 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ध्यान से सुनना, L क्या है, जो T डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो फाइनल लेंथ हुई वो हमारी L है। इनिशियली लेंथ कितनी थी L0, 0 डिग्री सेल्सियस पे ब्रैकेट ओपन 1 प्लस अल्फा। अल्फा इज अ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर। इन दिस केस पहले टेम्परेचर 0 है, बाद में T हो गया, तो T माइनस 0 करोगे तो यहाँ पे T ही आ जाएगा। दूसरा बेटा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करके वैसे भी लिख सकते हो, अल्फा की वैल्यू अल्फा इज L माइनस L0 बाई L0 डेल्टा T। आप ओपन करोगे इसको तो यही आएगा, ये अल्फा का वैल्यू हो गया और ये L का वैल्यू है, ठीक है। अब काफी बार बेटा जरूरी नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लेंथ है वो दी है, आपको ऐसा बोल सकते हैं T1 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है L1 एंड T2 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है L2। आपको L1 दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, L2 ढूंढना है सबको, तो बस ऐसे ही फॉर्मूला बनाते हैं। L2 इज L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। या तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो भी निकाल सकते हो, अल्फा हो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1 डेल्टा टी। डेल्टा टी इज नथिंग बट T2 माइनस T1। तो इस तरीके से आप लेंथ भी निकाल सकते हो, आप अल्फा भी निकाल सकते हो, जो पूछा है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, मूविंग अहेड। एरियल एक्सपेंशन बिल्कुल इसी तरह से होता है बेटा, यहाँ पे खाली L की जगह A आ जाता है, जहां जहां हमने L लिखा था वहां वहां A आ जाएगा। बेसिकली इसका इनिशियल एरिया A0 है, हमने इसका टेम्परेचर राइज किया जिसकी वजह से इसका एरिया कुछ इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इनिशियल एरिया 0 डिग्री सेल्सियस पे A0 है एंड T डिग्री सेल्सियस पे A है बेटा, तो अपन क्या लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा T। यहाँ पे अल्फा था, अल्फा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे बेटा बीटा डिफाइन है, बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। यहाँ पे अल्फा मैंने क्या बोला, लीनियर एक्सपेंशन, और यहाँ पे एरियल एक्सपेंशन। ओके, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होगी, जिस तरह से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, ब्रैकेट ओपन करिए, आप करेंगे आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा A माइनस A0 बाई A0 डेल्टा T, ठीक है। उसी तरह से अगर T1 T2 के टर्म्स में दिया होगा तो भी वही फॉर्मूला आ जाएगा, A2 इज A1 1 प्लस बीटा डेल्टा T, या तो फिर बीटा की वैल्यू A2 माइनस A1 अपॉन A1 डेल्टा T। तो ये हमारे फॉर्मूलाज है। सच बोलूं तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट एकदम सही नहीं है, ये कुछ हद तक ही लग सकता है। When the temperature is very small तभी हम ये लगाएंगे, अदरवाइज आप पूरा रेशियो लेके सॉल्व करोगे। तो ये फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला लगता है। ये वाला हमेशा एप्लीकेबल है, ऊपर वाला जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको एरिया दिया है और T डिग्री सेल्सियस पे क्या एरिया होगा तब यही लगाओगे। लेकिन अगर ऐसा बोला 5 डिग्री सेल्सियस पे एरिया ये है और 10 डिग्री पे एरिया कितना होगा तो आप लगा सकते हो, लेकिन जब बहुत ह्यूज डिफरेंस है तब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तब आप रेशियो लेके सॉल्व करना, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, क्यूब की बात करते हैं बेटा। इनिशियल वॉल्यूम V0 था, हमने इसका टेम्परेचर राइज किया तो इसका वॉल्यूम राइज होके V हो गया, तो बिल्कुल जहां जहां A लिखते थे वहां वहां V आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये V इज V0 1 प्लस गामा डेल्टा T। अल्फा की जगह एरियल में बीटा आया और यहाँ पे गामा आ गया। इट इज व्हाट इज गामा, गामा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ
क्यूबिकल एक्सपेंशन या तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां से मुझे गामा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, v माइनस वी नॉट बाई वी नॉट डेल्टा टी, या तो v2 की तरह v2 इज v1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा टी इज अगेन t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 ही लिखना है, या तो फिर गामा यहां से हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन v1 डेल्टा टी। लास्ट, अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन है बेटा, अल्फा इज बीटा बाई 2 इज गामा बाई 3, या तो फिर अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1 इज टू 2 इज टू 3, ये रिलेशन है। बेसिकली बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, बट ये कभी होगा बेटा अगर ये आइसोट्रोपिक सॉलिड्स हैं। आइसोट्रोपिक सॉलिड्स मतलब जिनमें हर साइड से एक्सपेंशन सेम होता है। जैसे इसकी बात करेंगे, जैसे सपोज इसका एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में कितना है अल्फा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस ऐसे भी अल्फा होगा, लेंथ वाइज भी और ब्रेथ वाइज भी, दोनों साइड अगर अल्फा अल्फा होगा तो इसको अपन बीटा बोल देंगे। 2 टाइम्स अल्फा हो गया ना बेटा, तो बीटा हो गया। यहाँ पे तीनों साइड से एक्सपेंशन सेम है, एक्स में, वाई में, जेड में, तो अपन ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपेंशन अलग अलग है तो उनको हम आइसोट्रोपिक नहीं बोलते, वो होते हैं एनाइसोट्रोपिक। उसमें कैसा होता है बेटा, लेंथ में एक्सपेंशन अलग होगा, ब्रेथ में एक्सपेंशन अलग होगा, और लेंथ, ब्रेथ और हाइट में एक्सपेंशन अलग होगा। तो आप क्या लिखोगे, ये जो गामा है उसकी जगह आप लिख सकते हो बेटा, जैसे सुनना, यहाँ गामा की जगह हम 3 अल्फा लिखते हैं बिकॉज तीनों में एक्सपेंशन सेम है। लेकिन एनाइसोट्रोपिक में ऐसा नहीं होता, तो उसमें अपन गामा की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, एक्सपेंशन इन 1 डायमेंशन प्लस एक्सपेंशन इन 2nd डायमेंशन प्लस एक्सपेंशन इन 3rd डायमेंशन। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दिस इज फॉर एनाइसोट्रोपिक, मतलब हर डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन है वो अलग अलग होगा। ठीक है, अगर एक्सपेंशन सब डायमेंशंस में सेम है तो आप गामा को बेटा 3 टाइम्स अल्फा लिख सकते हो, उसी तरह से बीटा को आप 2 टाइम्स अल्फा लिख सकते हो। लेकिन अगर सब डायमेंशंस का जो अल्फा है वो सेम नहीं है तो आपको गामा निकालने का तरीका अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। आई एम श्योर दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल, प्लीज मेक अ नोट। Now next is contraction on heating. Contraction of heating बेसिकली ऐसे कुछ स्पेशल पार्ट नहीं है। बेसिकली हमने क्या बोला बेटा, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बोला जैसे डिस्टर्ब होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। बट कभी कभी ऐसा होता है, बेसिकली देखोगे तो आप इसमें दोनों टाइप के वाइब्रेशंस हैं, ऐसे वाले भी वाइब्रेशंस होंगे और ऐसे वाले भी वाइब्रेशंस होंगे। अगर ये वाले जो वाइब्रेशंस है दैट आर द ऐसा, ये वाले वाइब्रेशंस मैं ऐसे बात कर रही हूँ, अगर ये वाइब्रेशन ज्यादा हो गए, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जिसमें ये वाले वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये लंबा होने की जगह मोटा हो जाएगा और साथ में इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन और हीटिंग। 99.9% इसमें यही होगा कि अगर आप हीट करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन अगर ये वाले वाइब्रेशंस की जगह ये वाले वाइब्रेशन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो ये चौड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर चौड़ा हो जाएगा, इसकी ब्रेथ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन और हीटिंग। क्लियर? तो ये भी हो सकता है, अगर कोई एमसीक्यू है तो ध्यान रखना। अगर बोलो बोला कि ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन, देन देयर विल बी रिडक्शन इन दी लेंथ। मूविंग अहेड, बाइमेटेलिक स्ट्रिप। बाइमेटेलिक स्ट्रिप आपको दिख रहा है बेटा, 2 स्ट्रिप्स हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल से बनी है। ये भी अलग मटेरियल से ही बनी है, ये भी अलग मटेरियल से बनी है। दोनों की लेंथ इनिशियली सेम थी, हमने दोनों को हीट किया 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऑब्वियसली दोनों अलग नहीं हो सकती, लेकिन किसी एक में एक्सपेंशन ज्यादा है और किसी एक में एक्सपेंशन कम है। तो जिसमें एक्सपेंशन कम होगा वो अंदर की साइड हो जाएगी और जिसमें एक्सपेंशन बाहर ज्यादा होगा वो बाहर की साइड हो जाएगी, और इस तरह से सी शेप फॉर्म करेंगी। जिसमें एक्सपेंशन कम वो अंदर के साइड होगा, दैट विल बी ऑन दी कॉनकेव साइड, एंड जिसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो कॉन्वेक्स साइड मतलब बाहर के साइड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। बेटा अभी क्या होता है, आप सबको पेंडुलम पता होगा। पेंडुलम का जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है T is 2 pi √L/G। तो बेसिकली टाइम जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर अभी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो ऑसिलेशन है उसका टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा।
उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो टाइम पीरियड है वो भी कम होने लगेगा। जैसे आप सबको पता है, ये हमने पहले भी कर चुके हैं, हम सेकेंड्स पेंडुलम, ऑसिलेशन में आता है ये चीज। सेकेंड्स पेंडुलम की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड पेंडुलम को एक ऑसिलेशन करने के 2 सेकेंड लगते हैं। अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो लेंथ राइज हो गई, जिसकी वजह से सपोज सेकेंड्स पेंडुलम को अभी टाइम लग रहा है 2.01 सेकेंड। मतलब एक ऑसिलेशन को जो पहले 2 सेकेंड लग रहे थे अब उसको 2.01 सेकेंड लग रहे हैं। मतलब अभी ज्यादा टाइम लग रहा है बेटा। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन के? 0.01 सेकेंड। मतलब हमारी जो पेंडुलम है वो अभी पीछे हो जाएगी ना, बिकॉज उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि पूरे दिन में हमारी जो क्लॉक है वो पीछे हो गई। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस क्लॉक विल लूज टाइम। समझा? टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा तो हमारी घड़ी पीछे हो जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो वो जो लेंथ है पेंडुलम की वो भी छोटी हो जाएगी। अगर लेंथ छोटी हो गई तो टाइम पीरियड कम लगेगा। अब जो पहले उसको 2 सेकेंड लगते थे, हो सकता है अभी 1.98 सेकेंड लगते हो। मतलब अब हमारा 0.02 सेकेंड्स हर ऑसिलेशन में बच रहा है। तो हमारी घड़ी अभी फास्ट हो गई ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि हमारी घड़ी पीछे रह गई, ज्यादा टाइम लग रहा है, और यहाँ पे हमारी घड़ी फास्ट हो गई। तो एक पूरे दिन में या 12 घंटे में या 1 साल में हमारी घड़ी कितनी आगे या कितनी पीछे हो जाएगी? एक ऑसिलेशन में कितनी आगे हो जाएगी तो वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन पूरे दिन में हमारी घड़ी कितनी पीछे रह गई, कितना टाइम लूज कर दिया या कितना टाइम गेन किया, उसके लिए ये फॉर्मूला है डेल्टा टी इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। क्वेश्चन में सारी चीजें दी होंगी, आपको अल्फा दिया होगा, डेल्टा थीटा भी दिया होगा कि पहले सपोज 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो क्लॉक है वो एग्जैक्ट राइट टाइम बता रही थी। अभी हमने उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो पूरे दिन में हमारी घड़ी कितना पीछे रह गई। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है? 50 माइनस 30। तो ये डेल्टा थीटा की जगह 20 आ जाएगा। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे। सो 24 आवर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको डेल्टा टी की वैल्यू मिलेगी कि पूरे दिन में हमारी घड़ी इतना पीछे रह गई। ये वाला फॉर्मूला बच्चे पता नहीं भूल जाते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये नहीं भूलेंगे। डेल्टा टी का फॉर्मूला है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। 12 घंटे बोला तो 12 घंटे डालना, 1 घंटा बोला तो 1 घंटा डालना। जो भी टाइम दिया है कि 1 घंटे में हमारी घड़ी कितनी पीछे रह गई, 4 घंटे में कितनी पीछे रह गई, 10 घंटे में कितनी पीछे रह गई, वो यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना होगा। क्लियर? आगे नेक्स्ट इज एरर इन स्केल रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट यानी समझ में आना चाहिए आपको। जैसे बेटा ये चौक है, इसकी लेंथ हमको मेजर करनी है। सपोज इसकी लेंथ है बेटा 3 सेंटीमीटर, चलो मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, इसको स्केल लिया, जैसे मेजर किया, इसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। अब हमने उस स्केल को गैस पे गर्म किया तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी बेटा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब जब हम उसी स्केल से इसको मेजर करेंगे तो अब इसकी लेंथ आ रही है 2.9 सेंटीमीटर। क्या वो सही बता रहा है? नहीं। अब जो स्केल है वो एक्सपैंड हो गई है, तो अब जो उसकी रीडिंग है वो गलत बता रहा है। अभी उसको बताना तो चाहिए था 3 सेंटीमीटर, बट उसकी जो स्केल की जो एक्सपैंड हुई है ना, तो सारे जो मार्किंग होगी उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी अगर हमने इसको मेजर किया तो हमको 2.9 बता रहा है, तो ये तो गलत रीडिंग है। क्या ये सही रीडिंग है? नहीं। तो ये गलत रीडिंग है। तो हमको ट्रू वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? या दूसरी चीज, हमने उसको फ्रिज में रख दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब जब हमने इसको मेजर किया तो इसकी लेंथ आ रही है 3.1 सेंटीमीटर। तो अभी भी ये रीडिंग गलत है। तो अगर हम किसी भी स्केल को, जिस स्केल से मेजर करते हैं, अगर हम उसको हीट करते हैं या उसको ठंडा करते हैं तो वो हमको राइट रीडिंग नहीं बताती। ठीक है? अगर हम हीट करते हैं तो वो हमको लेंथ छोटी बताती है, और अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा बताती है। तो इस केस में फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये स्केल रीडिंग जो उसने बताया है, अल्फा आपको दिया होगा, और ये डेल्टा थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा बेटा? जैसे आप 30 पे था, आपने उसको 50 तक हीट किया तो 50 माइनस 30 तो 20 आया। या आपने ठंडा किया, पहले 30 था, बाद में आपने 5 कर दिया, तो आप क्या करोगे? 5 माइनस 30 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे आपको -25 आएगा। समझ में आ रहा है? तो जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करना है, और नेगेटिव आई तो नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए मैंने वो लिखा है। अगर आप हीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर विल बी मोर कंपेयर टू द इनिशियल टेम्परेचर, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव।
लेकिन अगर आप उसको ठंडा कर रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस देन द इनिशियल टेम्परेचर। तो बेटा जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया 30 डिग्री था और 50 डिग्री तक राइज किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 50 माइनस 30 इज 20, पॉजिटिव 20 आया। अगर 30 पे था हम उसको 5 तक ले गए, मतलब हमने ठंडा कर दिया, तो 5 माइनस 30 इज माइनस 25, तो नेगेटिव आया। तो वो एज इट इज यहाँ सब्सटीट्यूट करके आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हुए कैविटी एक्सपेंशन। अब बेटा इसको समझो जैसे पूरा एक ब्लॉक था, ठीक है, इसमें से अपने गोला वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसको निकाल के बाहर रख दिया। अब हम इन दोनों को हीट कर रहे हैं और इक्वली हीट करते हैं। तो आपको पूछा जाता है क्या इसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा कि इसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा कि दोनों में एक्सपेंशन सेम होगा। बच्चों को ऐसा लगता है कि मिस ये भी एक्सपैंड हो रहा है और ये वाला थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब डायमेंशन से इक्वली एक्सपैंड होगा। तो अगर हीट करने पे जितना एक्सपेंशन ए में होगा उतना ही एक्सपेंशन बी में होगा। ऐसी चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको दिया जाएगा कि ये एक पार्ट है, इसमें से कट कर दिया, और इस बार का पेपर हम एक्सपेक्ट करें बहुत टफ नहीं होगा, तो इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ज्यादा ही टफ सोचने लग जाते हैं, तो हमें सिंपल चीजें रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने हर सिंपल चीज और हर टफ चीज सब रखी है ताकि हमारा पूरी तरह अच्छे से रिविजन हो जाए। ये छोटी सी चीज है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, बट हमको हर एक चीज आनी चाहिए। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। आगे बढ़ते हुए ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये मैंने आपको इलास्टिसिटी में ऑलरेडी बता दिया है। थर्मल स्ट्रेस एंड रिजिड रॉड, यहाँ पे एक रॉड है जो दो फिक्स एंड्स के बीच में फंसी हुई है, फिक्स्ड है यानी, ओके। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये रॉड एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो रिजिड एंड है ये इसको एक्सपैंड होने नहीं देगा। तो ये जो रॉड है इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आपको पता है ये थर्मल फोर्स, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस सब पता है। तो थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल स्ट्रेस का y अल्फा डेल्टा थीटा एंड थर्मल फोर्स का y a अल्फा डेल्टा थीटा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी इलास्टिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें और उसमें दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है। ओके, मूविंग अहेड, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। अभी तक हम जो भी एक्सपेंशन देख रहे थे वो सॉलिड का देख रहे थे। सॉलिड में कुछ और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। बेसिकली जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो दो ट्रैक्स होते हैं नहीं, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है रेलवे ट्रैक्स के बीच में। ये गैप इसके लिए होता है बेटा बिकॉज अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो ट्रैक्स होते हैं जो मेटल से बने होते हैं वो थोड़े थोड़े एक्सपैंड होंगे। तो अगर गैपिंग ही नहीं रहेगी तो जो रेलवे ट्रैक है वो थोड़े सा चेंज हो जाएगी। मतलब अगर ऐसी चीज है उसको आप हीट करोगे तो वो थोड़ा सा फोर्स लगाएगी ना, मतलब उसको जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे जो हमने सॉलिड के देखे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड का। लिक्विड का ये पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं। लिक्विड एक वेसल में रखी हुई है। ऑब्वियसली हम लिक्विड हाथ में तो रख नहीं सकते, लिक्विड को ऑब्वियसली कंटेनर में रखना पड़ता है, और जिस कंटेनर में रखते हैं ये उसका शेप ले लेती है। अब हमने इसको हीट किया। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन हीट होगा, वेसल। तो वेसल हीट हुआ जिसकी वजह से हमारा वेसल थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया। पहले ये ब्लू वाला जो है ये वाला वो हमारे वेसल था, लिक्विड यहां तक भरा था पी तक। अब ये वेसल हमारा एक्सपैंड हो गया और हमारा जो लिक्विड है वो थोड़े से, वेसल एक्सपैंड हुआ तो लिक्विड का लेवल थोड़ा सा नीचे चला गया। फिर हमने और अभी हीट किया तो अब जो एक हीट है वो इस लिक्विड को मिली, तो अभी लिक्विड हीट होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली उसका लेवल हमको यहां दिख रहा है। लेट दिस लेवल बी आर। अब हम जो है, हमको वेसल का एक्सपेंशन फील नहीं होता, हमको ऐसा लगता है कि जो लिक्विड एक्सपैंड हुई है वो P से लेके Q तक हुई है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंशन लिक्विड का Q से लेके R तक है। वापस सुनना, हमने एक वेसल में लिक्विड भरी है जिसका इनिशियल लेवल P पे था। हमने इसको वेसल को हीट किया। वेसल को हीट करेंगे तो पहले हम एक्चुअली लिक्विड को ही हीट करना चाहते हैं, बट लिक्विड को डायरेक्ट तो हीट कर नहीं सकते, किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा। तो कंटेनर ने वो हीट अब्सॉर्ब की एंड कंटेनर हमारा एक्सपैंड हुआ। तो हमारा कंटेनर का ये एक्सपेंशन दिख रहा है। तो इसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है वो नीचे चला गया, कंटेनर एक्सपैंड हुआ तो लेवल थोड़ा सा नीचे चला गया। अब जो हीट है अब वो इस लिक्विड को मिली है, तो अब लिक्विड वो हीट लेके एक्सपैंड हुआ और Q से लेके R तक उसकी फाइनल लेवल है। तो हमको ऐसा लगता है कि लिक्विड का
एक्सपेंशन P से लेके R तक है, बट रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज फ्रॉम Q टू R. सो P टू R जो हमको दिख रहा है उसको हम अपैरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं. रियल एक्सपेंशन Q से लेके R तक है. समझा? और बेसिकली ये नीचे क्यों गया, P से क्यों नीचे क्यों गया, बिकॉज वेसल का एक्सपेंशन हुआ है. तो अगर हम बोलेंगे कि रियल एक्सपेंशन कितना होगा वो भी मैं भी बता देती हूँ. तो पहले हमने लिखा है गामा अपैरेंट, यानी हमको जो दिखाई दे रहा है उसका गामा की वैल्यू. गामा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा. तो वही लिखा है अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. हमको ऐसा लग रहा है कि लिक्विड का कितना एक्सपेंशन हुआ, जो हमको लग रहा है P से R उसका एक्सपेंशन है, तो वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा. बट रियल में कितना एक्सपेंशन है, दैट इज रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो एक्चुअली इंक्रीज हुआ है Q से लेके R तक, वो एक्चुअल इंक्रीज है, डिवाइडेड बाय V इनटू डेल्टा थीटा. ऑब्वियसली आपको खाली Q से लेके R तक नहीं लिखना है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी लेना है, बिकॉज ये वॉल्यूम है, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम. एंड वेसल में कितना एक्सपेंशन है, सो दैट इज डेल्टा V ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय V, दैट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा थीटा. तो यहाँ पे बेटा हमको एक रिलेशन मिलता है गामा रियल एक्सपेंशन का जो गामा है दैट इज इक्वल्स टू अपैरेंट एक्सपेंशन गामा प्लस वेसल का गामा. समझ में आया? ओके. सो अपैरेंट एक्सपेंशन जो हमको दिखाई दे रहा है दैट इज इक्वल्स टू V गामा अपैरेंट इनटू डेल्टा थीटा. बट गामा अपैरेंट इज व्हाट? इसको ये सही लेके आ जाओ. सो गामा रियल माइनस गामा वेसल. बट वेसल को मैंने आपको बताया था, सॉलिड के वेसल्स, सॉलिड का जो गामा होता है उसको अपन 3 टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं. बेसिकली कंटेनर इज अ सॉलिड, तो उसके गामा को हमने 3 अल्फा लिखा. तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आपके लिए, आपको याद रखना है ये, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी आगे सुनना बेटा. गामा रियल इज ग्रेटर देन गामा वेसल. रियल एक्सपेंशन कितना है? QR, रियल एक्सपेंशन. एक्सपेंशन ऑफ वेसल कितना है? PQ. अगर QR की वैल्यू PQ से ज्यादा होगी तो आपको ऑब्वियसली ये जो P है ना उससे लेवल पे ज्यादा दिखेगा लिक्विड. तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ लिक्विड एक्सपैंड हुआ है, आपको ऐसा फीलिंग आएगा. अगर बेटा दोनों का एक्सपेंशन सेम है, मतलब बेसिकली वेसल के एक्सपेंशन की वजह से हमारा लिक्विड नीचे गया और जो लिक्विड का एक्सपेंशन है उसकी वजह से लिक्विड वापस यहीं पे आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा लिक्विड एक्सपैंड ही नहीं हुआ है. देखो थोड़ा सा समझते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ. यहाँ पे ये हमारा वेसल है, पहले इसका लेवल P पे था, अब ये वेसल एक्सपैंड हुआ जिसकी वजह से ये Q पे आ गया, लिक्विड नीचे आ गया. अब लिक्विड एक्सपेंशन हुआ जिसकी वजह से वापस ये यहीं पे आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि लिक्विड एक्सपैंड हुआ ही नहीं है. तो लिक्विड लेवल रिमेन सेम, यहाँ लेवल लिख लेना, लेवल रिमेन सेम. यहाँ पे लिक्विड का लेवल ज्यादा हो जाएगा. अगर बेटा वेसल का एक्सपेंशन ज्यादा है, मतलब वेसल के एक्सपेंशन की वजह से ये P से लेके Q तक गया, अब लिक्विड एक्सपैंड हुआ लेकिन लिक्विड का एक्सपेंशन कम था, तो हमारा लिक्विड सिर्फ यहां तक आया, R तक. तो आपको तो ऐसा लगेगा कि लिक्विड का लेवल नीचे चला गया, मतलब ये एक्सपैंड होने की जगह कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. लेकिन इसमें क्या केस है, इसमें वेसल का एक्सपेंशन ज्यादा है और रियल एक्सपेंशन कम है. वापस सुनो, अगर रियल एक्सपेंशन ज्यादा है वेसल के एक्सपेंशन से, तो जो लिक्विड का लेवल है वो आपको जो पहले लेवल था उससे ज्यादा दिखाई देगा. अगर रियल एक्सपेंशन और वेसल का एक्सपेंशन दोनों सेम है तो आपको लेवल उसी जगह दिखाई देगा, ना राइज होगा ना फॉल होगा. लेकिन अगर वेसल का एक्सपेंशन रियल मतलब लिक्विड के एक्सपेंशन से ज्यादा होगा तो वेसल एक्सपैंड हो गई जिसकी वजह से हमारा लिक्विड नीचे चला गया. अब जब लिक्विड एक्सपैंड हुआ तो उसका एक्सपेंशन कम है तो वो वापस उधर तक आ ही नहीं पाया, वो थोड़ा सा नीचे रह गया. तो आपको ऐसा दिखेगा कि लिक्विड का लेवल नीचे फॉल हो चुका है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई अग्री, बट मैंने बहुत आराम से सबको आपको एक एक चीज बताई है. अगर कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा सा वापस रिवाइंड कर लो, एक बार वापस सुन लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए कॉपी करिए. अभी कुछ और बातें करते हैं अपन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की. ठीक है, अब बेटा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो क्या कुछ फर्क डेंसिटी पे आता है? हाँ बिल्कुल आता है बेटा, बिकॉज मास हमारा कांस्टेंट रहता है और आपको पता है टेम्परेचर के चेंज से वॉल्यूम में चेंज आता है. तो अगर वॉल्यूम में चेंज आता है और मास भले ही कांस्टेंट है तो डेंसिटी पे चेंज आएगा ही आएगा.
तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं बेटा, डेंसिटी आप सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है. सो डेंसिटी, सिंस मास इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, सो डेंसिटी विल डिक्रीज. इफ टेम्परेचर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, सो डेंसिटी विल इंक्रीज. क्लियर? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने लिखा बेटा, यानी हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, सो रो डैश बाय रो इज V बाय V डैश, क्योंकि रो और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है. अब V डैश की जगह मैंने खाली V का फॉर्मूला लिख दिया, अपने V डैश का V 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. आई एम श्योर अभी ये आपको याद हो गया होगा. अब हमने V और V को काट दिया. अब क्या बचा बेटा, रो डैश बाय रो इज 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. इस रो को हम वो साइड ले गए, सो रो डैश इज रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. आप चाहो तो इसको ऊपर लेके आ जाओगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लिख सकते हैं 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा. ये भी आप लिख सकते हो, बट ये ज्यादा प्रिसाइज है. ये तो हम कंडीशन लेते हैं कि गामा बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो. सो बेसिकली हमारी डेंसिटी डिक्रीज होगी. ये ज्यादा प्रिसाइज फॉर्मूला है. समझा? ओके, मूविंग अहेड. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अप थ्रस्ट. अप थ्रस्ट फोर्स हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है. तो जो ऊपर की तरफ जो बॉयंट फोर्स लगता है उसको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं. तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड इन द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G. तो हमारे अप थ्रस्ट का फॉर्मूला था V सिग्मा G, where सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को डाला है. थ्रस्ट अब कितना हो गया बेटा, वॉल्यूम तेरा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और साथ में लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज होगी. तो जो नया वॉल्यूम है उसको नाम दिया V डैश, जो नया डेंसिटी है उसको नाम दिया सिग्मा डैश, और ये G एज इट इज रहेगा. G में कुछ भी चेंज नहीं आएगा विद टेम्परेचर. अब हमने रेशियो ले लिया, थ्रस्ट डैश बाय थ्रस्ट, दैट इज अ फोर्स ओनली, V डैश सिग्मा डैश G अपॉन V सिग्मा G. अब बेटा G और G तो हो गया हमारा कैंसिल. V डैश हमारा हो जाएगा V 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, where this gamma is of the solid. तो मैंने गामा S डाल दिया. और बेटा हमारे रो डैश यानी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो, मतलब पहले मैं यहाँ पे V तो एज इट इज लिख देती हूँ, और मैंने जो सिग्मा डैश है इसकी जगह मैं लिख रही हूँ सिग्मा. ये G एज इट इज है, ये सिग्मा भी एज इट इज. इस सिग्मा डैश की जगह मैं लिख रही हूँ सिग्मा, यानी रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. वहां पे सिग्मा के टर्म्स में लिख देंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा थीटा. अब बेटा G और ये G मर गए, सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, V ने V को मार दिया, तो हमको क्या मिला, थ्रस्ट, न्यू थ्रस्ट अपॉन ओरिजिनल थ्रस्ट इज 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा थीटा upon 1 plus gamma of liquid delta theta. So this is the answer. Okay? ये ज्यादा पूछते नहीं है, बट जैसा आपको पता है हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले. यू नेवर नो कब क्या आ जाए और आगे, और हमको नहीं आता वैसी सिचुएशन चाहिए ही नहीं. तो हम हर एक चीज एक एक बार कर लेंगे. आप भूल सकते नहीं हो बिकॉज आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, एंड मेक श्योर आप रिविजन कर रहे हो. ठीक है? नेक्स्ट इज एनेमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वाटर कुछ एक अजीब सा बिहेवियर शो करता है. 4 डिग्री सेल्सियस के बाद यूजुअली यहाँ पे हमने y एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है और x एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, और हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं. तो जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होते जा रहा है. 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वॉल्यूम वाटर ने नॉर्मल बिहेवियर दिखाया, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर कुछ एक अजीब सा बिहेवियर दिखाता है. विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक तो हमारा टेम्परेचर कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ. 4 डिग्री के बाद हमारा वॉल्यूम कम होने की जगह बढ़ते जा रहा है. सो हम ऐसा बोल सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा. अब वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा. तो अगर पहले अपन बोलेंगे कि टेम्परेचर कम कर रहे थे तो वॉल्यूम कम हो रहा था, तो हमारा डेंसिटी बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी. इट बिकम मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद हमने टेम्परेचर कम किया, लेकिन अब डेंसिटी, वैसे टेम्परेचर कम करके तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बट अब डेंसिटी बढ़ नहीं रही, अब डेंसिटी कम हो रही है. तो वाटर ये एक अजीब सा बिहेवियर जो शो करता है
उसको हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बट ये बहुत ही जरूरी था, भगवान ने हर चीज सोच समझ के बनाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो लेक्स हैं जो ठंडी के मौसम में बेटा फ्रीज हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा ऊपर का लेयर ही फ्रीज होता है। अगर वाटर ये बिहेवियर शो नहीं करता तो पूरा का पूरा पानी फ्रीज हो जाता और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है सब मर जाती। मैं आपको ये कराऊंगी, इसका भी ब्यूटीफुल एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद टेम्परेचर के डिक्रीज से वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू करता है। एंड डेंसिटी के केस में अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होते जा रही है टिल 4 डिग्री सेल्सियस। एंड उसके बाद अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। सो वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखा जाए तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होगी। तो अभी आप नहीं भूलेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी और उसी टेम्परेचर पे इसकी मिनिमम वॉल्यूम भी होगी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हीट। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको हीट करना है तो हमको, और उसको हीट करना है, उसका टेम्परेचर राइज करना है ऑब्वियसली, जैसे कोई वेसल है, किसी का भी ऑब्जेक्ट है, तो हमको उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। वो पहली चीज पे डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमको हीट करना है वो कितने मास का है, यानी उसका मास कितना है। बेसिकली अगर 1 किलो का है तो ऐसा लगता है कि उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और 5 किलो है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। तो जो हीट होती है वो मास पे डिपेंड करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको कितना टेम्परेचर राइज करना है, 1 डिग्री राइज करना है, 5 डिग्री राइज करना है, 10 डिग्री राइज करना है। तो ऑब्वियसली अगर आपको टेम्परेचर ज्यादा राइज करना है तो आपको उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सो दिस हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा थीटा। तो अपन ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं दैट द हीट गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट टू रेज इट्स टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द मास एंड द राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा बेटा, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं C। दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये डिपेंड करती है हम किस मटेरियल की बात कर रहे हैं। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ कांस्टेंट। सो Q का फॉर्मूला इज mc डेल्टा थीटा। m इज मास, डेल्टा थीटा इज द राइज इन टेम्परेचर, एंड C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट की जो यूनिट्स होती हैं उसमें से एक यूनिट है कैलोरी, काफी फेमस है। जूल आपको पता है, जूल और आपको पहले से पता है, बट एक इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट है दैट इज कैलोरी। कैलोरी मतलब कितना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू 1 ग्राम ऑफ वाटर to raise its temperature from 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अपने पास 1 ग्राम वाटर है, उसका इनिशियल टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस है, और आपको उसका टेम्परेचर सिर्फ 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस आपको उसका टेम्परेचर राइज करना है। तो आपको कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को हम 1 कैलोरी बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स बोल दें, सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये बेटा 2 टाइप की होती है। पहली होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड दूसरी होती है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको C का फॉर्मूला क्या दिखेगा बेटा, Q बाई एम डेल्टा थीटा। तो यही है हमारा C, Q बाई एम डेल्टा थीटा। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हो, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम लेना है मास, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट आपको उसको देनी पड़ेगी, उसी को हम C बोलते हैं। वापस सुनना, आप ऐसा समझो हमने 1 ग्राम कॉपर लिया, 1 ग्राम स्टील लिया, दोनों का टेम्परेचर हमको सिर्फ 1 डिग्री राइज करना है, तो हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वही एनर्जी हमारी C होगी, दैट इज ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया? बेसिकली मास को 1 ग्राम ले लो, यूनिट ग्राम, या तो फिर डेल्टा थीटा को भी 1 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो कितनी एनर्जी हम उसको देंगे, उसको C बोलते हैं। ये जरूरी नहीं 1 ग्राम ही लो, आप 1 kg भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर 1 kg होगा तो बेसिकली अपन बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ जूल, और अगर ग्राम्स में होगा तो हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। ठीक है, तो इसके यूनिट्स हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके यूनिट लिख सकते हैं कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बेसिकली यूनिट मास लेना है, यूनिट मास। तो अगर यूनिट मास हमने लिया तो उसको हम ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको मैं स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इट इज इसमें क्या फर्क है इन दोनों में? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ग्राम by 1 degree Celsius. It is the energy required to raise the temperature of 1 mole gram by 1 degree Celsius. यहाँ पे अपन खाली 1 मोल ले रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला वही हो जाएगा बेटा Q बाय खाली म्यू आ जाएगा, म्यू डेल्टा थीटा। यहाँ पे म्यू मोल्स बता रहा है और यहाँ पे M आपको यूनिट मास बता रहा है। वो 1 ग्राम भी हो सकता है और 1 kg भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे लिक्विड में भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी तरह से डिफाइन है 2 टाइप की, लेकिन गैसेस में थोड़ा सा केस अलग होता है। बिकॉज बेटा गैसेस में क्या होता है ना, जब अपन टेम्परेचर राइज करते हैं तो वॉल्यूम में भी चेंज आता है और प्रेशर में भी चेंज आता है। तो इसके लिए गैसेस के केस में हम 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब पहले वाले केस में हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, यानी ये ही ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 टाइप की होती है। वन इज सी, स्मॉल सी पी एंड सेकेंड इज स्मॉल सी वी। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर and this is the specific heat capacity at constant volume. मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 2 टाइप की होती है। वन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज कैपिटल सी पी, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज कैपिटल सी वी। ठीक है, इस केस में हम क्या कांस्टेंट कर देंगे बेटा? इस केस में आप प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे और आप वॉल्यूम को एक्सपैंड होने दोगे। इस केस में आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे और आप प्रेशर को एक्सपैंड होने दोगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सपोज यहाँ पे गैस है, यहाँ पे जितना चाहे वो एक्सपैंड हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम हीट एनर्जी देते हैं ना, वो 2 काम करती है। एक्सपैंड भी हो रही है गैस और साथ में खुद का टेम्परेचर भी राइज कर रही है। तो यहाँ पे वापस सुनना, ये गैस है, इसको हमने हीट दी तो ये गैस खुद का टेम्परेचर भी राइज कर रही है, साथ में वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो सकता है ना यहाँ पे। तो एक्सपेंशन में कुछ एनर्जी एक्सपेंशन में वेस्ट हो रही है और कुछ एनर्जी उसको मिल रही है टू रेज इट्स टेम्परेचर। लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसमें बेटा वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम मतलब एक्सपेंशन नहीं हो सकता। तो जो भी हम एनर्जी देंगे वो पूरी की पूरी ये ले लेगा टू राइज इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी को क्यों लेता है? सिर्फ टेम्परेचर राइज करने के। लेकिन यहाँ जो एनर्जी हम देते हैं वो 2 काम करती है। सो ऑब्वियस सी बात है, दिस एनर्जी मींस Cp विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन Cv, क्योंकि यहाँ इसको 2 काम करने हैं, एक्सपैंड भी करना है, खुद का टेम्परेचर भी राइज करना है। यहाँ पे इसको एक्सपैंड करना ही नहीं है, सिर्फ खुद का टेम्परेचर राइज करना है। सो दैट इज द रीजन Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। इसको KTG चैप्टर में मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊंगी। सिमिलरली मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ऐसी होगी बेटा, Cp कैपिटल Cp इज ग्रेटर देन कैपिटल Cv। आई एम श्योर आपको इन दोनों का डिफरेंस समझा होगा। इसमें हम यूनिट मास की बात करते हैं और इसमें हम 1 मोल की बात करते हैं। सो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक रिलेशन है बेटा। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। molar specific heat capacity is equals to molecular weight into gram specific heat capacity। मतलब ये दोनों का रिलेशन है। Similarly, molar specific heat capacity at constant volume is equals to molecular weight into gram specific heat capacity at constant volume। तो ये एक रिलेशन आप याद रखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? पहले हीट पढ़ा, 1 कैलोरी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 टाइप की, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप यूनिट मास लेते हो और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप मोल लेते हो, इतना फर्क है। उसके बाद जब हम गैसेस की बात करते हैं तो 2 टाइप की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हर एक में, सब में। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम।
कांस्टेंट प्रेशर में बेटा आप वॉल्यूम एक्सपैंड होने देते हो, बट प्रेशर एक्सपेंशन एज इन प्रेशर का चेंज नहीं हो सकता, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सो इन दिस केस वॉल्यूम एक्सपैंड होगा तो दो वर्क करना पड़ेगा टू रेज इट्स टेम्परेचर एज वेल एज फॉर द एनर्जी गोज इन द एक्सपेंशन। यहाँ पे सिर्फ उसको एक ही काम करना है, सिर्फ उसको अपना टेम्परेचर राइज करना है। सो Cp इज ग्रेटर देन Cv एंड सेम गोज टू दिस इज ये सब स्मॉल सी है, स्मॉल सी, और ये सारे कैपिटल सी है नीचे वाले। ठीक है, मेक अ नोट। मूविंग अहेड, अब हम कुछ थोड़ी थियोरी जैसा पार्ट है वो देख लेते हैं। उसमें पहला है थर्मल कैपेसिटी। बेटा अभी हम लोगों ने देखा है ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो दोनों एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा तेरे पास जितना भी मास है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो, कितना भी मास है m अमाउंट का, उसका आपको टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है। कितना भी मास हो सकता है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, उसका आपको टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री राइज करना है। तो आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। अभी समझा इतना? अभी बेसिकली सी क्या था बेटा? सी था कि 1 ग्राम का अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज डिफाइंड बाय सी, राइट। अभी यहाँ पे आपके पास m ग्राम्स है, तो m ग्राम्स का अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना होगा तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, C into m, where C is what? It is Q by m delta theta, तो m और m कैंसिल हो गए, so that is Q by delta theta। समझ में आया? कुछ भी ऑब्जेक्ट है, कितने भी मास का हो सकता है, उसका आपको टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री से राइज करना है, तो आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? 1 ग्राम को अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमने इसको सिंपली हमारे मास से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अगर 1 ग्राम का टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको सपोज 2 कैलोरी लगती है, तो बेटा 10 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 10 into 2 कर देंगे, बस वही करना है, m into c। कितना इजी था, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आराम से समझना। नेक्स्ट इज वाटर इक्विवेलेंट। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग इन दिस चैप्टर। क्या होता है, बेसिकली सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर पहले 10 डिग्री था, मुझे इसको टेम्परेचर को 15 डिग्री राइज करना है। इसका कुछ तो मास m है, तो मुझे इसको कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैंने इसको एनर्जी दी Q। समझा इतना? एक ऑब्जेक्ट है, मास m है, जिसका 10 से 15 डिग्री तक आपको टेम्परेचर राइज करना है, तो मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, Q एनर्जी देनी पड़ेगी। उतनी ही एनर्जी अगर मैं वाटर को दूं, ये वाटर है, आपको उतनी ही एनर्जी वाटर को देनी है Q, और इसका भी आपको टेम्परेचर 10 डिग्री से 15 डिग्री तक ही राइज करना है। मतलब इसका इनिशियल टेम्परेचर 10 था या 15, बेसिकली ऐसे समझो इसका भी 5 डिग्री टेम्परेचर आपको राइज करना है, उतनी ही हीट एनर्जी हम इसको देंगे। तो कितने मास का टेम्परेचर हम 10 से लेके 15 तक बढ़ा पाएंगे, समझ में आया? Q ही एनर्जी आपको देनी है, तो यहाँ पे कितना मास मुझे लेना चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, तो उसको हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वापस सुनो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसको Q एनर्जी अगर आप देते हो तो उसका टेम्परेचर 5 डिग्री राइज होता है। आपको वाटर का भी टेम्परेचर 5 डिग्री ही राइज करना है, और उतनी ही हीट आप वाटर को भी दोगे, तो मैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर लू, ताकि इतनी हीट में, जो Q हीट मुझे मिली है, उतनी हीट में मेरा टेम्परेचर 5 डिग्री से राइज हो जाए। समझा? तो उसको हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। द मास ऑफ वाटर which would absorb the same amount of heat, यानी ये mass m mass is water equivalent, which would absorb same amount of heat as done by body। वो उतनी एनर्जी क्यों लेगा जितनी बॉडी ने ली है, और आपको टेम्परेचर उतना ही बढ़ाना है जितना इसका बढ़ाया है, तो हमको कितना मास लेना चाहिए, उस मास को हम वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। Q हीट दी जाएगी, उतना ही टेम्परेचर राइज करना है, तो कितना वाटर लेना चाहिए, उस वाटर के अमाउंट को हम वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हो बेटा, लेटेंट हीट। अगेन अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। लेटेंट हीट क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। जो भी हम एनर्जी देते हैं
वो दो काम करती है, बट एक काम एक ही टाइम पे करती है। क्या मतलब, थोड़ा समझते हैं। देख बेटा, ये तेरा पानी है, इसको हमने एनर्जी की गैस पे रख दिया, इसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दिया। तो इनिशियली इसका टेम्परेचर सपोज 60 डिग्री सेल्सियस है, काफी हाई टेम्परेचर ही है। अब हमने गैस पे इसको रख दिया बेटा, एनर्जी मिलती जा रही है। अपन थर्मामीटर में देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर राइज होते जा रहा है, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 99, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर बढ़ा। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट। यहां तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब हमने अभी भी गैस चालू रखी है, थर्मामीटर अभी भी इमर्स्ड है, लेकिन अब हम देखते हैं कि थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा है। हम शॉक हो गए, क्यों नहीं राइज हो रहा है भाई? क्या गैस ये गैस तो इसको हम दे रहे हैं, मतलब एनर्जी तो दे रहे हैं, क्या थर्मामीटर खराब हो गया? तो हमने देखा पता नहीं क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा। बिकॉज पहले बढ़ रहा था, 100 डिग्री तक बढ़ा, बट उसके बाद हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, और ये जो पानी है ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, और किया भी होगा काफी बार। आप लोग ने बेटा गैस पे कुछ पानी वानी गर्म करने रख दिया और गैस चालू छोड़ के आप अपने काम में चले गए, तो देखा कि पूरा जो पानी है वो गायब हो गया। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे पानी कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे भले एक बूंद भी पानी की अगर है तो उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, वो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। तो बेसिकली अपन कभी भी कोई भी एनर्जी देते हैं वो दो काम कर सकती है, या तो वो अपना टेम्परेचर राइज करेगी या वो अपना स्टेट चेंज करेगी। दोनों काम एक टाइम पे नहीं करती, वो मल्टीटास्किंग नहीं करती। हमको भी वैसा ही बनना है। सच बोलूं तो आपको भी कभी मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा फेक है, सबसे बड़ा झूठ है। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हम गाने सुनते सुनते होमवर्क करते हैं, हमको सब याद रह जाता है, हम पढ़ते हैं, वो सबसे गलत है। हमेशा एक ही चीज एक ही टाइम पे करनी चाहिए। उसी तरह से देखो हीट जो है, एनर्जी, वो कितनी समझदार है। वो कोई भी एक टाइम पे एक ही काम करती है। अगर हम उसको एनर्जी देते हैं तो वो या तो अपना टेम्परेचर राइज करेगी या वो अपना स्टेट चेंज करेगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस आने तक वो अपना टेम्परेचर राइज कर रही थी। उसके बाद हम जो भी एनर्जी इसको देंगे वो सारी की सारी एनर्जी क्यों यूज करेगी, अपना स्टेट चेंज करने में। पानी की अगर एक बूंद भी अगर इस कंटेनर में है तो भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बिकॉज वो सारी की सारी एनर्जी स्टेट चेंज करने में यूज करती है। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले सकते हो आप। यहाँ पे अपने पास आइस क्यूब्स है और अभी अपन इसको गर्म कर रहे हैं। तो पहले आइस क्यूब का टेम्परेचर मान लो -4 डिग्री सेल्सियस पे है या -10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अपन जब इसको एनर्जी दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल हो रहा है, मतलब फॉल नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, टेम्परेचर राइज हो रहा है एनर्जी देंगे तो -10, -5, -4, -3, -2, -1, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आप क्या देखते हो कि हम जो भी एनर्जी दे रहे हैं, थर्मामीटर अभी भी इमर्स्ड है, थर्मामीटर हमने निकाला नहीं है, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि अब टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये जो आइस क्यूब्स हैं ये वाटर में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे अब ये स्टेट चेंज कर रहे हैं। पहले वो टेम्परेचर राइज कर रहे थे। अगर आइस की एक क्यूब भी है तो भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जैसे ही पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब टेम्परेचर वापस राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री तक ये चलेगा। उसके बाद वापस स्टेट चेंज होता है। तो ये जो भी हम एनर्जी देते हैं वो दो काम करती है। एक काम करती है या तो अपना स्टेट चेंज करती है या तो अपना टेम्परेचर राइज करती है। सो बेसिकली अभी हमको ऐसा दिखाई नहीं देता ना, बिकॉज टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या देखा, आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है, बट टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? नहीं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमने जो एनर्जी दी है वो तो गायब हो गई, बट वो गायब नहीं हो रही है, वो अपना स्टेट चेंज कर रही है। और उसी एनर्जी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट। हमको ऐसा लगता है कि थर्मामीटर खराब हो गया है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, बट वैसा नहीं है। वो एनर्जी अपने स्टेट चेंज करने के लिए यूज कर रहा है। तो लेटेंट हीट दो टाइप की होती है। पहली होती है लेटेंट
हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो बेसिकली फ्यूजन मतलब जब अपन आइस से वाटर या वाटर से आइस कन्वर्ट करने के लिए, आइस थी पहले, वाटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। उल्टा भी सच है ना बेटा, ये वाटर है, आप इससे एनर्जी निकालते जाओ तो वो आइस में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब पानी है उसको आप वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो टाइम पे जो एनर्जी उसको चाहिए टू कन्वर्ट इट्स स्टेट, टू कन्वर्ट, समझ में आ रहा, चेंज इट्स स्टेट, उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या आप उल्टा बोल सकते हो, जो गैस है उससे आप उसको कंडेंस करके आप वाटर कन्वर्ट कर रहे हो तो भी उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। तो लेटेंट हीट के दो टाइप बोल सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। एंड दिस एनर्जी जो अपन उसको देनी पड़ेगी दैट इज इक्वल्स टू m into L, where L is latent heat of fusion and here m into latent heat of vaporization। वाटर का latent heat of fusion होता है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब अगर आपको 1 ग्राम वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 80 कैलोरी उससे निकालनी पड़ेगी, समझ में आया। या आप उल्टा बोल सकते हो, अगर आपको 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास m ग्राम्स है मतलब 10 ग्राम है तो 10 into 80, 50 ग्राम है तो 50 into 80, समझा। उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वाटर का 536 कैलोरी पर ग्राम, जिसको 540 ले सकते हैं। मतलब अगर आपको 1 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 536। अगर आपके पास 15 ग्राम वाटर है तो 536 इंटू 15, तो मैंने वही लिखा, द अमाउंट गिवन to convert its state is m into LV for latent heat of vaporization and is m into LF for latent heat of fusion। क्लियर, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये समझाया है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज मेक अ नोट, दिस इज हीटिंग कर्व। बेसिकली हमारे पास ऐसा समझ लीजिए आइस है और आइस को अपन एनर्जी देते जा रहे हैं तो क्या होगा, पहले वो अपने आइस का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, उसके बाद आइस मेल्ट होगी, वाटर बन जाएगा, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, फिर वो स्टेट चेंज करेगी, गैस बन जाएगी और फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो बेसिकली हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर। तो जब टाइम 0 था तब हमारा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कुछ तो था, ये सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसका इनिशियल टेम्परेचर हम 0 मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आइस ही हो, ठीक है, किसी की भी बात करें तो कोई सॉलिड है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हम बेटा टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद टाइम बढ़ रहा है, मतलब हम एनर्जी अभी भी दे रहे हैं, हमने गैस चालू ही रखी है, एक सॉलिड है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, हम एनर्जी उसको देते जा रहे हैं। तो इनिशियली हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, मतलब अब वो क्या कर रहा होगा, अपने स्टेट को चेंज कर रहा होगा, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हमने यहाँ पे दिखाया। सो इन द टाइमिंग A to B इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब वो पूरी तरह से यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। अभी अगर अपन एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, अभी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अभी वापस वो अपना टेम्परेचर राइज करते जाएगा। तो C तक वापस वो अपना टेम्परेचर राइज कर रहा है। अब C के बाद आप वापस देख रहे हो कि टेम्परेचर का राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब वापस क्या हो रहा होगा बेटा, स्टेट चेंज, बिकॉज दोनों में से कोई भी एक ही काम एक टाइम पे करता है, या तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, यहाँ स्टेट चेंज करेगा। तो यहाँ पे वापस वो स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब पूरे का पूरा एक बार गैस में कन्वर्ट हो गया, अब आप जो भी एनर्जी दोगे वापस वो अपना टेम्परेचर राइज करते जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा। कभी भी जो स्लोप होगा ना, उसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो वो आपको देता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम। यहाँ पे फिलहाल ग्राफ में आपको एक जैसा ही दिख रहा होगा, बट ये थोड़ा सा स्लोप ज्यादा है,
गैस का, तो स्लोप ज्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर स्लोप ज्यादा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, पहली चीज। दूसरी चीज जो ध्यान देनी है बेटा, ये जो लेंथ है ना, लेंथ, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका लेटेंट हीट ज्यादा होगा। जैसे यहां से यहां आपको दिख रही है इसकी लेंथ कम है, मतलब आप बोल सकते हो इसकी लेटेंट हीट की वैल्यू कम है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब इसकी लेटेंट हीट की वैल्यू ज्यादा है। जैसे वाटर के केस में आपने देखा था बेटा कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर फ्यूजन, यानी फ्यूजन का लेटेंट हीट 80 था और वेपराइजेशन का 536 था, मतलब वो बहुत बड़ा था। तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है और ये वैल्यू छोटी होती है वाटर के केस में। समझा? ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कभी कभी ग्राफ दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई ये तो हमने सीखा नहीं। अब आपने सब कुछ सीखा है, सब आपको आता है। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, लेंथ जिसकी ज्यादा उसकी लेटेंट हीट ज्यादा। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एंड ऑफ द चैप्टर कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री पे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज इसकी थियोरी कुछ दमदार नहीं है, बट इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मजा आता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस इसके कर सकते हो। बट मैं फिलहाल ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मतलब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपके साथ थियोरी डिस्कस कर रही हूँ। तो मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट होगा, इसके क्वेश्चंस आप अपने आप से जरूर ट्रैक करें। अब कैलोरीमेट्री क्या होता है बेटा, ऐसे समझिए कि ये कंटेनर है जो फुली आइसोलेटेड है ना, फुली आइसोलेटेड, मतलब यहां से हीट कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। हमने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, इसके अंदर हमने कोई भी एक लिक्विड डाल दी, मोस्टली वाटर ही डालते हैं। यहाँ पे एक थर्मामीटर है, एक स्टरर है जिससे अपन इसको स्टर कर सकते हैं, और यहाँ पे अपन ने एकदम गरम गरम ऑब्जेक्ट या आयरन बॉल समझ लो, जिसको एकदम गरम गरम एकदम हीट किया है और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये जो वाटर है, और इसको अभी लिड वापस लगा दिया पूरी तरह से। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, ये गर्म चीज है और ये कंपैरेटिवली ठंडा है वाटर का टेम्परेचर। तो एक ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा, बिकॉज बाकी कहीं जगह तो हीट वेस्ट हो नहीं रही है, हम ऐसा मान रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत हीट कंटेनर ले लेते हैं, बट यहाँ पे अपन ऐसा मान रहे हैं कि जो भी हीट ये आयरन का बॉल देगा वो सारे का सारा वाटर लेगा। सो हीट लॉस बाय आयरन इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। तो हमने वही लिखा, हीट लॉस बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय द अदर ऑब्जेक्ट। कब तक ये हीट का लॉस होता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो बेटा मान लो इसका मास m1 है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है और इसका इनिशियल टेम्परेचर θ1 है। ये जो वाटर है इसकी मास m2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है और इसका टेम्परेचर θ2 है। तो ये लूज करेगा टेम्परेचर और ये गेन करेगा, मतलब ये गेन करेगा एनर्जी और ये लूज करेगा एनर्जी, राइट। तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का θ हो गया, तब तक ये प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो अपन लिखेंगे m1 c1 डेल्टा थीटा ना, सो θ1 माइनस थीटा, दिस इज द एनर्जी लॉस बाय द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द एनर्जी गेन m2 c2 θ माइनस θ2। ये एक हमने नॉर्मल लिख लिया। अब आपको थीटा की वैल्यू पूछते हैं, इसको रीअरेंज करके हमने ऐसे लिख दिया। अगर दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है तो C1 C2 सेम है तो C कॉमन निकल के कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अगर दोनों के मास सेम है तो ये आ जाएगा। अगर मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों सेम है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 एंड c1 इज इक्वल्स टू c2, सो थीटा इज θ1 प्लस θ2 बाय 2, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, और जैसे मैंने बोला इसके क्वेश्चंस आप प्लीज प्रैक्टिस करना, इसके क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। एक बेटा एक कन्वर्जन बाकी रह गया, वो भी बता देती हूँ। बेसिकली 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, ये एक कन्वर्जन याद रखिए। रियली स्पीकिंग तो 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, बट आप 4.2 जूल लेके कर सकते हो। और आपको सम्स में इसकी जरूरत पड़ेगी जब भी आप वर्क को और एनर्जी को कन्वर्ट करोगे, तब ये चीज का ध्यान रखना, अगर वो कैलोरी में है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना मत भूलना। बिकॉज आपको पता है ना, जो भी अपन वर्क करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड जो भी अपन हीट करते हैं उसको भी अपन वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा वाइस वर्सा। तो आपको याद रखना है जो वर्क है उसकी यूनिट जूल ही होती है, लेकिन जो
हीट एनर्जी है उसकी यूनिट अगर कैलोरी में दी है, सो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इनटू जूल, अदरवाइज आपके सम रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम फिनिश करते हैं हमारा ये चैप्टर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पूरा समझा होगा और आपने एक ही बार में ये वीडियो देखा होगा। अभी तक आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, अभी हीट के 3 चैप्टर और बाकी हैं। और जैसे इस तरह से हमने हर डिटेल के साथ ये चैप्टर पढ़ा है, मैं हीट के बाकी सारे चैप्टर भी काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट टाइम भी कम लगेगा और सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सो सारे वीडियोस आप पूरी तरह से देखिए एंड देन आपको मुझे मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।